अभी वो अंधेरे में एक कदम ही आगे बढ़ा था कि कोई नाजुक वजूद उससे आकर चिपका। उसने फौरन ही झटक दिया था, मगर 3 लम्हों बाद वो वजूद फिर लिपट गया। वो हैंडसम लड़का भी झटकता, इससे कबल ही उसे किरण की आवाज़ अपने कानों में रस घोलती महसूस हुई। वो उसे धमकी दे रही थी, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ़ उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी मुंजमद कर देने के लिए। जिस तरह वो पकड़े हुए थी, साँस लेना भी मुहाल था। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। यार, मुझे इस नॉवेल की एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि हमारी राइटर साहिबा ने हमें कहाँ पे लाके छोड़ा था। एंड उस टाइम पे लाके छोड़ा था जहाँ पे दिल की धड़कन तेज़ धक 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 कर रही थी। तो मुझे इसकी एपिसोड का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था। तो अब इसकी एपिसोड आ चुकी है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हुस्न कमल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 13। अच्छा, एक बात और, नॉवल स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना था यार, क्या आप लोग जो है वो हमारा नॉवल जो है हुस्न कमल का एक नॉवल था जो एफबी पे आ चुका है पहले, वो सुनना चाहेंगे? मेरा फ़ेवरेट नॉवल है, मेरा फ़ेवरेट नॉवल है वो। हुस्न कमल के सारे नॉवेल्स ही फ़ेवरेट हैं, लेकिन वो उन सब में से एक बेहतरीन और फ़ेवरेट नॉवल है मेरा दिल का रिश्ता। अगर आप लोगों को वो दिल का रिश्ता नॉवल सुनना हो यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं धड़कते दिल की एपिसोड 13। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, लाइट अचानक से ऑफ हो गई। अभी वो अंधेरे में एक कदम ही आगे बढ़ा था कि कोई नाजुक वजूद उससे आकर चिपका। उसने फ़ौरन ही झटक दिया था, मगर 3 लम्हों बाद वो वजूद फिर लिपट गया। वो हैंडसम लड़का भी झटकता, इससे कबल ही उसे किरण की आवाज़ अपने कानों में रस घोलती महसूस हुई। वो उसे धमकी दे रही थी, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ़ उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी मुंजमद कर देने के लिए। जिस तरह वो पकड़े हुए थी, साँस लेना भी मुहाल था। माना सिर्फ़ 5-6 सेकंड की बात थी, मगर उसे तो सदियाँ महसूस हुईं। लाइट ऑन होते ही किरण खुद ही करंट खाकर पीछे हटी थी, जबकि वो नज़र झुकाकर अपनी आईब्रो खुजाने लगा। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए निगाह ना उठाई। इतना तो वो भी समझ गया था कि अंधेरे के सबब किरण को गलतफ़हमी हो गई थी, मगर अपने दिल का क्या करे, जो न जाने क्यों बावलों की तरह धड़के ही चला जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी किरण के टच के सबब जलती मालूम हो रही थी। सॉरी, मुझे लगा वक़्क़ास है। सॉरी मिस्टर मुआविया। किरण शर्म से पानी-पानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आजकल हो क्या रहा है उसके साथ। दूसरी जानिब वकास के सीने पर सांप लौट रहे थे। इट्स ओके किरण, वो आहिस्तगी से कहकर तेज़ी से वहाँ से चल दिया। मेरी बैग ज़्यादा खूबसूरत है ना? किरण अभी मुआविया को जाता देख ही रही थी कि वकास उसके कान की लौ पर हल्के से अपने होंठ मिसकर भराई आवाज़ में बोला। वो लड़की सिर्फ शर्मिंदगी के सबब उसे तक रही थी, वो खूबसूरत है उसका तो ख़याल भी नहीं गुजरा था जहन में। फिर वकास अब्बासी को अचानक आज क्या हुआ था? वो कब से खुद से लोगों को कंपेयर करने लगा? नहीं, किरण उसे कंफ्यूज होकर तकने लगी। उसका जवाब ना देना वकास के दिल में आग भड़का रहा था। वो तेज़ी से होंठ सुकेड़कर पूछने लगा, वकास अब्बासी, तुम क्या सुनना चाहते हो? वो उलझकर दोनों हाथ फोड़कर, वही जो सच है। वो आंखों में आंखें डाल तजस्सुस से बोला, मगर लहजे में अजीब सी चुभन थी। सच ये है कि मैं फालतू नहीं हूँ। अपनी तारीफ़ें सुनने का बहुत शौक़ आ रहा है तो अपनी महबूबा से राब्ता करो। बड़े आए। वो मुँह चढ़ाकर कहती वहाँ से चली गई थी, जबकि वकास उसका जवाब सुन खासा मुतमईन हो गया था। अगर मुआविया की बैग ज़्यादा खूबसूरत होती तो वो जानता था किरण कभी न हिचकिचाती उसकी तारीफ़ उसके सामने मुँह फट होकर करने में। मुआविया को देखते ही सिद्रा की आंखें चमकी। वो फ़ौरन ही उसकी जानिब आई। हेलो। उसे बुखार था, ठीक तरह बोल भी नहीं पा रही थी, पूरा जिस्म जल रहा था। ज्वेलरी एग्जीबिशन में भी सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुआविया की फैमिली की जानिब से की गई थी, तो यकीनन इस खूबसूरत लड़के से मिलना तय था। मुआविया को देखते ही मानो सारा बुखार उतर गया हो, खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगी। हेलो, जबकि मुकाबिल उसे देखते ही होंठ सुकेड़ गया था। अरे मुआविया, मुआविया वहाँ से फ़ौरन हट जाता, मगर पीछे से आने वाली आवाज़ ने उसके कदम रोके। वो रख्शी बेगम की आवाज़ थी, जो नहायत मुसर्रत भरी थी। दादी जान। वो पलटकर तेज़ी से उनके गले लगा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। दादी के तारीफ़ करते ही सिद्रा मुस्कुराने लगी, क्योंकि कहना तो वो भी यही चाहती थी। इसे वो लम्हा याद आया था जब वो 12 साल की थी। उसकी सालगिरह वाले दिन मुआविया उसके लिए प्रिंसेस वाली पिंक कलर की फ़्रॉक गिफ्ट के तौर पर लाया था। वो पहनकर सिद्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने जब से होश संभाला था, मुआविया को अपने प्रिंस चार्मिंग के रूप में देखा था। केक काटने के बाद उसने सबसे पहले मुआविया को ही खिलाया था। ये बात सबको बहुत अजीब लगी। मुआविया कोई फैमिली रिलेटेड नहीं था, सिर्फ उसके भाई का दोस्त था। तब उसने सबके सामने अपने बचपने में मुआविया का हाथ पकड़ के पूछा था,
क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे अपनी प्रिंसेस बनाएंगे आप? माना उसने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर सिद्रा आज भी उसके जवाब की मुंतजिर बैठी हुई थी। रक्षी बेगम मुआविया से बातें करने लगी और सिद्रा उनके साथ खड़ी बस फिदा फिदा नजरों से इस खूबसूरत लड़के को तकती रही। अपने चेहरे पर सिद्रा की सताइशी निगाहों की तपिश वो महसूस कर रहा था, मगर जाहिर न होने दिया। और शादी के बारे में क्या सोचा, कोई नज़र में है तुम्हारे? रक्षी बेगम के पूछते ही सिद्रा शर्माने लगी थी, मगर अगले ही लम्हा उसने महसूस किया कि कोई पीछे से गुजरा है। और इस शख्स के गुजरने के साथ साथ मुआविया की नज़र भी सरायत कर गई है। जब इसने पलट कर देखा तो सामने किरण खड़ी थी। किरण इसके भाई की बीवी थी, इसलिए इसने ज़्यादा ध्यान ना दिया। फिर इसके नज़दीक मुआविया जैसे शख्स की पसंद इतने लो स्टैंडर्ड की नहीं हो सकती। ये तो इसकी दादी की पसंद थी, वरना इसका भाई कभी भी किरण जैसी लोअर क्लास का देखना भी पसंद ना करता। नहीं, मेरा इस जानिब अभी कोई ध्यान नहीं। क्या बोलता? जो पसंद आई थी वो आप ही के पोते की बीवी निकली। वो अपनी हालत पर हल्का सा मुस्कुराकर संजीदगी से गोया हुआ। ये उम्र सही है बिल्कुल नए रिश्ते जोड़ने के लिए, इसलिए ध्यान दो इस जानिब। रक्षी बेगम उसके बाजू पर हल्का सा हाथ मारते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। जी दादी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि महविश बेगम और रुखसाना बेगम वहां पर आई। टॉपिक ही ऐसा था कि रुखसाना बेगम खुद को रोक ना सकी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मेरी नज़र में तो लड़की भी है, बस मेरा बेटा ही ज़रा लापरवाह बना हुआ है। वो सिदरा की जानिब देखते हुए शिकवा कर उठी थी मुआविया की लापरवाही का। मुआविया उनका इशारा समझते फ़ौरन ही आंखें दिखाने लगा। मॉम, जबकि वो मुस्कुरा दी थी। शर्मीला बहुत है, वो मुआविया का बाजू सहलाते हुए मुस्कुराकर बोली। मुआविया को महसूस हुआ कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर वो कुछ मिनट और यहाँ खड़ा रहा तो ये ख़वातीन तो उसकी बात पक्की करा कर ही हटेंगी। एक्सक्यूज़ मी। वो तेज़ी से अबूज़र की जानिब बढ़ गया था। लड़कियों से ज़्यादा शर्माता है ये। मुआविया को जाता देख उसकी वालदा तेज़ी से बोली। भाई, मुझे तो आपकी सिदरा बहुत पसंद है, बस मेरे शौहर ज़रा ठीक हो जाएं तो फिर हम आते हैं आपके घर। उन्होंने महविश बेगम की जानिब देखकर कहा तो सिदरा के गाल गुलाबी हो गए। वो फ़ौरन ही शर्माने लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, 100 बार आए। महविश बेगम फ़ौरन ही बखुशी बोली। हाँ भाई, आप ही की बेटी है। रक्षी बेगम भी तेज़ी से गोया हुई। एक तरफ उसका ज़बरदस्त बैकग्राउंड था तो दूसरी तरफ उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी। कौन उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा भला? अगला सीन। किरण अभी ब्रेसलेट लेकर रक्षी बेगम की जानिब बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे महविश बेगम ने रोक लिया। जी मॉम, तुम पार्टी में थी ना जो अबूज़र की आंटी ने दी थी? जी। क्या वहाँ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वकास का मूड ऑफ हुआ है, या सिदरा उसके दरमियान कोई लड़ाई हुई हो? उन्होंने काफ़ी फिक्रमंद लहजे में पूछा था। नहीं तो किरण को तो ऐसा कुछ याद ना आया। दिल चाहा कि शिकायत करे कि उनकी बेटी ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि क्या फ़ायदा, उन्होंने अपनी बिगड़ेल शहजादी को कौन सा कुछ कहना है। अच्छा, वो उलझे लहजे में कहकर चल दी थी। क्यों, कुछ हुआ है? उनके चेहरे के उलझेपन ने किरण को तजस्सुस में डाला। कुछ, वकास ने पूरी रात सिदरा को वॉशरूम में बंद रखा है। उसे बुखार चढ़ गया था, अभी तक उतरा नहीं है, वो खासा जले लहजे में बताने लगी। उनकी बात सुन किरण का हैरत से मुंह खुला था। वकास ने अपनी प्यारी लाडली को वॉशरूम में बंद रखा, ये बात उसके लिए नाकाबिले यकीन के मुतरादिफ थी। उसे कोई दुख नहीं था सिदरा को लेकर, मगर ये जानने में तजस्सुस ज़रूर था कि वकास ने अपनी लाडली बहन को वॉशरूम में क्यों बंद रखा। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया, क्या उसका बदला लेने के लिए? मगर ये कैसे मुमकिन था? वकास के लिए कब वो इतनी अहमियत की हामिल हुई कि वो अपनी बिगड़ेल बहन को उसकी खातिर सज़ा दे? यकीनन वजह कुछ और रही होगी। ये सोच वो सर झटक कर अपने हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट का बॉक्स खुशी खुशी लेकर रक्षी बेगम की जानिब चल दी। अगला सीन। सुल्तान साहब ने सुल्तान साहब ने डिमांड की थी कि इन्हें कंप्लीट नॉवेल एक साथ दें, जिसकी पेमेंट 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए किरण के लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि ये उसकी अपनी मेहनत के कमाए पैसे थे, ना कि वकास या अंसार साहब के दिए। उसने नॉवेल कंप्लीट करके सुल्तान साहब को दे दिया था, जिन्होंने उससे राब्ता किया था चैनल की जानिब से। उसने सोचा था कि बाद में खुद आराम से अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक एपिसोड करके पोस्ट करती रहेगी। कुछ वक्त बाद उसके नॉवल पर बने ड्रामे का ट्रेलर नेट पर आ गया था। वो बहुत खुश थी, ये उसकी ज़िंदगी की पहली अचीवमेंट थी। खुशी के मारे फरहा को भी मैसेज करके बता दिया था कि मेरे नॉवल पर बने ड्रामे का ट्रेलर आ रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे वो ट्रेलर देखते हुए, क्योंकि ये उसके नॉवल पर बने हुए ड्रामे का ट्रेलर था। मगर ट्रेलर के ख़त्म होने के साथ साथ खुशी भी जैसे हवा में गायब हो गई। और क्यों करना होती, राइटर के नाम पर बजाय रक्षे हिना के अना आवान लिखा चमक रहा था। उसे लगा कि शायद पढ़ने में गलती की है उसने दोबारा पढ़ा, मगर नाम अना ही लिखा हुआ आ रहा था। फरा जो कॉल पर थी वो भी मारे शॉक्ड के बोली, किरण ये तो राइटर के नाम पर अना ऐवान का नाम दे रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का?
मुझे नहीं पता, तुम रुको मैं देखती हूँ, शायद कोई गलती हुई हो। उसके हाथ पाँव लरजने लगे थे। उसकी मेहनत पर किसी और का नाम लिख दिया गया था, वो कैसे नॉर्मल हालत में हो सकती थी। उसने अपने वजूद को ठंडा पड़ता महसूस किया। फ़ौरन ही उठकर काली चादर खुद से लपेटती वो बाहर निकल गई। अगला सीन। जी आप कौन? वो चैनल की मेन ब्रांच पर पहुंची हुई थी। रक्षे हिना, मैं राइटर हूँ, किरण ने तेजी से कहा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, वो पहली बार आई थी। हाँ। ओके, तो मिस हिना किससे मिलना है आपको? शाइस्ता अंदाज में इस्तफसार किया। मुझे मिस्टर सुल्तान से मिलना है। किस हवाले से? आज मेरे नॉवल का पहला ट्रेलर आया था, मगर उसमें नाम राइटर के तौर पर अना ऐवान का लिखा आ रहा है, ना कि मेरा। उसकी आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी। आपकी पेमेंट मिल गई थी? जी, मगर फिर क्या मसला है आपको? क्या मतलब क्या मसला है? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे ड्रामे पर अना ऐवान का नाम लिखा आ रहा है, ना कि मेरा। फिर भी आप पूछ रही हैं मुझे क्या मसला है? वो इस बार ज़रा जज्बाती होकर बरहमी से बोली थी। मैम, आपसे नॉवल ख़रीदा गया था, आपको उसकी पेमेंट दे दी गई है। अब वो नॉवल टीवी पर किस राइटर के नाम से चलता है, इससे आपका कोई लेन देन नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप? मिस्टर सुल्तान से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो परेशान होकर तेज़ी से बोली। आप मेरी बात कराएं, उनसे मैं खुद बात करूंगी। ये तो आप लोगों ने मेरा नॉवल चुराया है। मेरा नॉवल चुराकर उस पर किसी और का नाम लिख दिया है। ये मेरे कलम के साथ नाइंसाफ़ी है। मैम, अना ऐवान इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे चढ़ता हुआ नाम है। सुल्तान साहब अना ऐवान के ही नीचे काम करने वालों में से हैं। फिर आपको पता है उनके पीछे किसका सपोर्ट है? वकास अब्बासी का। वकास अब्बासी का नाम उसने खासा जताते हुए अदा किया था। आप जैसे छोटे राइटर को इतनी बड़ी पेमेंट कर दी गई है, ये बहुत है आपके लिए। प्लीज़ अब जाएं। उसका आखिरी जुमला किरण को अपने मुंह पर करारेदार तमाचे की तरह महसूस हुआ। क्या वकास अब्बासी जानते हैं इस बारे में? अपनी आंखों में उमड़ने वाले आंसू बमुश्किल रोकते उसने संजीदगी से इस्तफसार किया। बिल्कुल जानते हैं, बगैर इनकी परमिशन के इस इंडस्ट्री में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वकास अब्बासी इस तरह अपनी महबूबा को तरक्कियां दिलाता फिर रहा है, लोगों के हक छीन छीन कर। किरण दिल ही दिल में कुड़कुड़ाई थी। वो नहीं लड़ सकती थी वकास अब्बासी और अना ऐवान जैसे बड़े लोगों से। वो टूट गई थी। ये आखिरी खुशी भी छीन ली थी इस हरजाई ने उससे। ये मेरा नॉवेल है और मुझे उसे नहीं बेचना। आप अपनी पेमेंट वापस ले लें, उसने कहते हुए पर्स से अपना सेल निकाला था। सॉरी मैम, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आपको पेमेंट कर दी गई थी और आपने उसे बाकायदा कबूल किया था, तभी मज़ीद काम आगे बढ़ा। अब आप आकर अचानक कह रही हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, तो ये तो मुआहदा तोड़ने जैसा हुआ। आपके इस अनमेच्योर व अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर हम आप पर केस कर सकते हैं, पता है आपको? उसका लहजा बताने वाला कम और डराने वाला ज़्यादा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और होता भी कैसे, ये उसका पहला तजर्बा था। वो तो एक आम सी घरेलू लड़की थी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था उसे। अगर उसे ज़रा भी इल्म होता तो वो इतनी आसानी से अपनी दिन रात की मेहनत, अपना नॉवेल इन लोगों के हवाले ना करती। उसका दिल शिद्दत गम से इस कदर भारी हो रहा था कि उसे लगा फट जाएगा। वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से बाहर निकली। अपने दुख में वो इस कदर मशगूल थी कि उसने देखा ही नहीं कि उसके बराबर से अबूज़र होकर गुजरा है, जबकि अबूज़र ने उसे देख लिया था। ये उसके यहाँ आने पर अबूज़र चौंका था। उसने फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रश्के हिना? रश्के हिना? वो उलझा। जी राइटर हैं। राइटर? वो मज़ीद हैरान हुआ था। यस सर। तो ये यहाँ क्यों आई थी? खासा तजस्सुस से पूछा। अबूज़र का सवाल सुनते ही वो 1-2 सानियों के लिए खामोश हो गई थी, फिर आहिस्तगी से बोली, अना ऐवान ने इनका नॉवल ले लिया है और अपने नाम से ड्रामा बनाकर चलाने वाली हैं। ये लड़ने आई थी यहाँ, मगर मैंने इन्हें भगा दिया। आखिरी जुमला उसने खासा फ़खराना लहजे में बताया था। इंटरेस्टिंग, वकास ने अपनी ही बीवी का नॉवल अपनी पुरानी महबूबा को दे दिया। चल क्या रहा है मियाँ बीवी में आखिर? वो होंठों को गोल करते सोच रहा था। पहले वो यही सोच रहा था कि मुआविया जैसे ज़हीन इंसान को कैसे गलतफ़हमी हो गई नाम को लेकर, मगर अब उसे समझ आ गया था कि किरण का कलमी नाम हिना है और मुआविया उसे उसके कलमी नाम से बुला रहा था। तो क्या सिर्फ मैं ही नहीं जानता था कि किरण राइटर है? वो जैसे हैरान हुआ। ये पहली बार हुआ होगा कि एक मसालेदार न्यूज़ की सबको खबर है सिवाय उसके। दूसरी जानिब किरण टूट गई थी बिल्कुल। वो अपना दिमाग पुरसुकून रखने के लिए लिखा करती थी, मगर क्या फ़ायदा ऐसे लिखने का जब उसका लिखा उसी के दुश्मन के नाम पर चले। ना सिर्फ चले बल्कि उसे फ़ायदा भी पहुंचाए। अना ऐवान ने पहले उसका शौहर छीना और अब उसकी तहरीर छीन ली। गोया कि उसकी सबसे बड़ी खुशी वो कैसे बेचारी ना टूटती, और सबसे बड़ा दुख ये था कि ये सब कुछ उस हरजाई की निगरानी में हो रहा था। वो अपने गमों की दुनिया में इस कदर मसरूर थी कि उसे खबर ही नहीं हुई कि वो चलते हुए रोड पर आ गई है। बस बेखबर सी चलती चली जा रही थी। क्यों? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, वही उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा है। ऐसा क्या है अना ऐवान में जिस पर वो सब कुछ वारने के लिए तैयार रहता है? कि इसकी मोहब्बत, उसका खुलूस, उसकी खिदमत कुछ भी नहीं? जब रक्षी बेगम उसे उस हरजाई को सारी जायदाद मिल जाएगी, तो अना से पूरी दुनिया के सामने अलल ऐलान शादी कर लेगा। इनका पहले से ही एक बच्चा होगा। वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर इसका क्या?
इतने साल बाद उसे क्या मिलेगा इन सब में? वो कहाँ जाएगी? गोया कोई मुस्तकबिल ही नहीं था उसका, और ना कोई औलाद जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि वक्कास अब्बासी को तो उससे औलाद चाहिए ही नहीं थी। ये ख़यालात उसे मार रहे थे। अपने ख़यालात में वो इस कदर मगन थी कि सामने से आती गाड़ी उसे नज़र ही ना आई। गाड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी थी, वो उसे हॉर्न भी दे रही थी, मगर किरण जैसे ज़िंदा होकर भी ज़िंदा ना हो, वहाँ मौजूद होकर भी मौजूद ना हो। अचानक उसे धक्का लगा जैसे किसी ने उसे दूर फेंका हो। उसका सर अचानक किसी पथरीली चीज़ से टकराया था। वो हल्का सा मुड़ी और अगले ही लम्हे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जो आखिरी चीज़ उसे नज़र आ रही थी वो पीले रंग की रोशनी थी। उसके सर से खून निकल रहा था। सब कुछ इस कदर जल्दबाजी में हुआ कि उसे समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। अगला सीन, उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसका सर अभी भी भारी हो रहा था। कुछ सानियों तक वो लड़की सुन्न दिमाग के साथ लेटी रही। फिर जैसे दिमाग ने काम करना शुरू किया हो, उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। छत पर पंखा चलता हुआ नज़र आ रहा था। गर्मी इस कदर थी कि पंखा चलने के बावजूद उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं, जिन्हें इसने उल्टे हाथ से साफ किया था। कमरे में सिवाय पंखे और बेड के कुछ नहीं था। वो अकेली थी कमरे में। ये देख उदासी से मुस्कुरा दी। तो वकास अब्बासी आज फिर नहीं आएगा। आएगा भी भला क्यों? उसे क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? ज़ेरे लब बड़बड़ाती रोने लगी थी। वो सुन्न ज़हन के साथ उठकर बैठी। यकीनन कोई राहगीर उसे यहाँ छोड़ गया था, क्योंकि अगर वकास छोड़ता तो इतनी उम्मीद तो वो रख सकती थी कि अपने नाम के लिए वार्ड में छोड़कर वीआईपी वार्ड में छोड़कर जाता। उसके तकिए के बराबर में ही पर्स रखा हुआ था। पर्स में से उसने सेल निकाला जो वकास ने उसे नया दिलाया था, क्योंकि पुराना तो टूट गया था सिदरा के धक्का देने के सबब। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि कॉल करके बताए इस हरजाई को अपनी हालत, मगर फिर अगले ही लम्हे, नहीं किरण, क्यों परेशान कर रही हो बड़े लोगों को? उनके पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। वो बहुत बिजी हैं अपनी महबूबा को टॉप हीरोइन, बेस्ट राइटर और ना जाने क्या क्या बनाने के लिए। वो जैसे दिलजली होकर खुद से हम कलाम हुई थी। फिर उसने सेल वापस अपने पर्स में रख लिया। वो इस कदर झंझलाई हुई थी कि उसने ड्रिप मुकम्मल होने का भी इंतज़ार ना किया और उसे अपने हाथ से नोचकर निकाल फेंका। पर्स उठाकर वो बगैर किसी को इन्फॉर्म किए बाहर चल दी थी। वो टैक्सी लेकर डायरेक्ट फरहा के घर उतरी। फरहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे किरण नज़र आई, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। किरण, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो खासा फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। कुछ खास नहीं, किसी ने मुझे धक्का दे दिया था रोड पर। वो इस तरह बता रही थी जैसे कोई मामूली सी बात हो। हाँ, मगर क्यों? फरहा उसकी बात सुन उलझी। मुझे नहीं पता, फ़िलहाल मैं ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहती। मैं बस इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये एहसास मुझे मार रहा है कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में। वो रोते हुए बोली थी। फरहा ने उसकी बात सुनते ही उसे फ़ौरन अपने गले से लगाया। इसे फ़ौरन ही अपने गले से लगाया। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त और बहन। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं। फराह बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप की डिवोर्स हुई। दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली और उसे दादी के पास छोड़ दिया। जब तक दादी जिंदा रही उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, मगर उनके इंतकाल के बाद वो दुनिया में अकेली हो गई थी। कभी कभार अपनी माँ या वालिद से मिलने चली जाया करती, मगर उनके घर पे कभी रात ना रुकती, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती थी उनके बच्चों के साथ, ना अपनी माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर, ना अपने बाप को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर। इसलिए वो अलग ही अपार्टमेंट में रहा करती थी, और ये छोटा सा अपार्टमेंट ही इसकी पूरी दुनिया था। आगे पीछे कोई नहीं था उसका, सिर्फ एक किरण दोस्त थी जिस पर वो अपनी जान लुटाती। उसके माँ बाप दोनों ही बहुत अमीर थे, उसके बावजूद वो एक लोअर स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जी रही थी। खुद कमाती और ख़ुद खाती। किरण बहुत देर तक उससे गले लगकर रोती रही थी। अगला सीन, काफ़ी देर से पर्स में मौजूद सेल रिंग हो रहा था। किरण सो चुकी थी, इसलिए फरहा ने कॉल रिसीव की। हेलो हेलो किरण। दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़ कानों की समाज से टकराई। नहीं, उसकी दोस्त। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं वकास का दोस्त अबूज़र। क्या किरण से बात हो सकती है, वो भी ज़रा जल्दी में? उसने गंभीर लहजे में उजलत से कहा तो फरहा को महसूस हुआ जैसे कोई अहम बात है, और उसने फ़ौरन ही किरण को उठाया। किरण, कोई अबूज़र बात कर रहा है, वकास का दोस्त कह रहा है तुमसे बात करना चाहता है। बोल दो, मुझे नहीं करनी। किरण यही सोचकर उलझी कि आखिर अबूज़र जैसे शख्स को उससे क्या काम आ गया। वो मना कर रही है आपसे बात करने के लिए। फरहा उसका पैगाम अबूज़र को देने के बाद फ़ौरन ही कॉल मुंतका करने के लिए सेल कान से हटाने लगी, जब दूसरी जानिब से तेज़ी से कहा गया, प्लीज़ ये अर्जेंट है। अच्छा किरण, सुन लो ना वो क्या कह रहा है, लगता है कोई ज़रूरी बात है। सिर्फ फरहा के कहने पर उसने सेल कान से लगा लिया था। हेलो किरण, कहाँ गायब हो गई हो तुम? किरण के समझ में ना आया कि अबूज़र भला क्यों ये सवाल कर रहा है। वो कल से घर से गायब है, मगर उसके शौहर को कोई परवाह नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और अब जब कॉल आई भी है तो उसके दोस्त की। क्यों?
आपको कोई काम था मुझसे? उसने खासा नरोटे लहजे में पूछा था। काम? तुम्हारा शौहर यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम अस्पताल से अचानक गायब हो गई हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे कोई काम है? यार कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और तुम उसे देखने तक नहीं आई। उसकी बात सुनते ही किरण के कान खड़े हुए थे। वो फ़ौरन ही उठकर बैठी थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपने शौहर को आखिरी बार देख लो आकर, कहीं ऐसा ना हो बाद में गिल्ड के सिवा कुछ ना बचे। उसके जुमले एटम बॉम्ब की तरह किरण के सर पर गिरे थे। वो फौरन ही उठकर भागी थी। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? उसे अचानक बाहर जाता देख फरहा तेजी से पूछने लगी। वकास वकास बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। उसके तो मुंह से अल्फाज तक ठीक तरह नहीं निकल पा रहे थे। औरत लाख समझे कि वो अपने शौहर से बहुत नफरत करती है, इतनी नफरत कि वो मरे या लेकिन ये रिश्ता इस कदर मजबूत है कि जब भी इसे ज़रूरत होती है औरत पतंग की डोर की तरह उसकी जानिब खिंची चली जाती है। रुको तो फिर मैं भी साथ चलती हूँ। पर उसके साथ चलने के लिए तेज़ी से अंदर से चादर ओढ़कर आई थी। वो दोनों टैक्सी में बैठकर अस्पताल पहुंची। हॉस्पिटल की पार्किंग में ही किरण का सामना महविश बेगम, सिद्रा और अंसार साहब से हुआ। वो लड़की इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। उसने सलाम भी ना किया, बस तेजी से अस्पताल के अंदर भागी। रिसेप्शनिस्ट से वकास अब्बासी के रूम के मुतालिक पूछा। रूम नंबर 201, 3rd फ्लोर। किरण को भी इसी अस्पताल में एडमिट किया गया था, मगर 3rd फ्लोर पर सारे वीआईपी रूम्स थे। किरण ज़्यादा सोचे बगैर लिफ्ट की जानिब बढ़ी। फरा और बाकी सब भी इसके साथ साथ लिफ्ट में दाखिल हुए थे। तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है कल रात से और तुम बाहर फिर रही थी। महविश बेगम लिफ्ट में दाखिल होते ही उस पर बरसना शुरू हो गई थी। मॉम ये तो चाहेगी ना कि भाई को कुछ हो जाए ताकि इसको जायदाद का हिस्सा जल्द से जल्द मिल जाए, मगर मैं बता रही हूँ किरण, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं लेने दूंगी। अब्बासी खानदान का। सिद्रा दांत पीसते हुए किरण को हकारत से देख गुस्सीले लहजे में बोली। इस नाजुक लम्हे में भी वो पैसों की बातें कर रही थी। किरण उन्हें हैरत से देखने लगी। अगर वो गरीब है उसका मतलब ये तो नहीं कि उसे हर जगह जलील करना शुरू कर दिया जाए। खास तौर पर अस्पताल में जब उसका शौहर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो। लड़ने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। उसका जहन तो सिर्फ वकास में उलझा हुआ था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। फरहा चाहती थी सिद्रा की बात का टिका कर जवाब दे, मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि ये किरण की ससुराल का मामला है। अंसार साहब भी सब कुछ सुनने के बावजूद खामोश खड़े थे। लिफ्ट खुलते ही सबसे पहले किरण रूम नंबर 201 की जानिब लपकी। वो कमरे के पास पहुंची तो नर्स बाहर निकल रही थी। पेशेंट, आपको आने में देर हो गई। 2-3 मिनट पहले ही इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ खुदा ने उनका पर्दा कर दिया। नर्स के कहते ही किरण का दिमाग भग से उड़ गया। उसे लगा उसके पाँव से जान निकल गई हो। उसने कमरे में मौजूद बेड पर सफ़ेद चादर में एक वजूद को ढके देखा। वकास! वो हलक के बल चीखी थी, मगर फिर अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हुई। वो दरवाजे पर ही बैठकर रोने लगी थी। गुमान हुआ जैसे पूरी दुनिया वीरान हो गई है उसकी। मेरा भाई बिल्कुल सही था। ऐसे कैसे? वो रातों रात मर सकता है? सिद्रा फौरन ही इस नर्स का हाथ पकड़कर एहतजाजन चीखी। वो तकलीफ में थे बहुत, और रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, बहुत दिनों से बीमार थे वो। नर्स के कहते ही सिद्रा को महसूस हुआ जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वकास बीमार था तो फिर ये बात उसे क्यों नहीं पता थी? महविश बेगम चकरा कर गिरने लगी तो फौरन ही अंसार साहब ने उन्हें बाजू से थामा। ये क्या हुआ है? वकास को क्या हुआ बता? और वो क्यों बीमार था? और वो रातों में जो घर से निकलता था और हॉस्पिटल जाता था और उसके हाथ में जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी, ये सब क्या कहानी है भाई? ये क्या कर रही हो राइटर साहिबा? वकास अब्बासी को मार दिया यार तुमने। क्या क्या ठेका लिया हुआ है हमारा दिल जो है उसको वो करने का, बंद करने का? नहीं करो बहन ऐसा, अब कुछ करना, कोई कहानी घुमाना, ये कोई और पेशेंट हो जिसके बारे में बताया गया हो, वकास ना हो, वरना हमने तो मर जाना है भाई। मतलब किरण और वकास की इतनी प्यारी जोड़ी है। नहीं नहीं, किरण के साथ ही चाहिए मुझे तो। वकास किरण के साथ ही चाहिए, बता दिया है मैंने भाई। कुछ भी करो HK, मुझे किरण के साथ ही वकास चाहिए। और यार भाई ऐसा नहीं किया करो यार। मतलब तुम अपना दिल बहलाने के लिए लिखती हो तो हम अपना दिल बहलाने के लिए सुनते हैं, तुम्हें पढ़ते हैं यार। ऐसा नहीं करना प्लीज़। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए इसकी, प्लीज़ यार मेरी प्यारी बहन, हैप्पी एंडिंग करना। चलो भाई, आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताना अपनी राय कि क्या करना चाहिए HK को। इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, HK को भी, और HK के लिए दुआ कीजिएगा बहुत सारी कि वो इसकी हैप्पी एंडिंग करे और वकास को ज़िंदा ही रखे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।